नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पे सैटेलाइट का है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट में। तो हम लोग आ जाते हैं सैटेलाइट पर। तो सैटेलाइट की जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर एक कोई भी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ एक छोटा ऑब्जेक्ट अगर चक्कर लगा रहा है, तो उसे क्या हम बोल देंगे, उसका सैटेलाइट बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मेन डेफिनेशन हम देखें यहाँ पर तो क्या है, अ लाइट बॉडी रिवॉल्विंग राउंड अ हैवियर बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे अर्थ एक सैटेलाइट हो गया किसका, सन का। तो अगर अर्थ और सन में कंपेयर करें तो सन हैवी है, अर्थ लाइट है, तो उसके चारों तरफ घूम रही है जो अर्थ है सन के चारों तरफ। वाइल मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और मून जो है वो किसका सैटेलाइट हो गया, वो अर्थ का सैटेलाइट हो गया, उसका मास अर्थ से कम है। ठीक है, तो ये मेन सैटेलाइट हो गए जो नेचुरल है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं जो यहाँ से अर्थ से भेजे जाते हैं। तो जो भी सैटेलाइट हैं तो उनको चलने के लिए किसी तरह के, जैसे यहाँ से जो सैटेलाइट, जो जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया या पोलर सैटेलाइट हो गया, तो इनको ऊपर जब भेजा जाता है तो उनको यहाँ से भेजने के लिए तो आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके बाद एक बार वो ऑर्बिट में प्लेस कर दिए गए फिर कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां अपने आप ही वो घुमा करते हैं, अपने आप चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, जैसे नेचुरल वाले हैं वैसे वो वैसे ही आपने बना दिया ना उनको। तो नेचुरल, अब जैसे मून है तो मून कोई रोज पेट्रोल भराने थोड़े जाता है कि भैया 100 रुपए डाल देना वरना अमावस ही छाई रहेगी। कुछ लोग चांदनी का इंतजार करें तो मैं घूम कर चक्कर लग, तो ये उसको कोई फ्यूल की जरूरत है, वो अपना घूमता रहेगा वहां पर। ठीक है, जैसे तो वो किसकी वजह से घूम रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से अगर वो चक्कर लगा रहा है तो जैसे कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे या इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमे, कैसे भी अगर वो कर्व में घूमेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सैटेलाइट जब घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहां से मिलेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। बस दोनों को इक्वेट करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट को यहां से जब भेजा जाता है किसी भी ऑर्बिट के लिए तो उसके लिए जरूरत पड़ती है फ्यूल की। ठीक है, तो आपने ऐसे नाम सुना होगा GSLV, ठीक है, तो या फिर PSLV। तो ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसीलिए उसको नाम ही दिया जाता है लॉन्च व्हीकल, मतलब वो लॉन्च करने के लिए यूज किया गया। तो ये बहुत हाई अल्टीट्यूड, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पर प्लेस किए जाते हैं जो जियो सिंक्रोनस, यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जाता है। पोलर सैटेलाइट लो ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है, जो वेदर वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनके लिए लॉन्च व्हीकल उतना ज्यादा हैवी या उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी हाइट तक, तो इनका अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन रहता है, इनका अलग रहता है। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ती है सिर्फ यहां से वहां तक ले जाने में, लेकिन एक बार वो ऑर्बिट में प्लेस हो गए फिर वो अपने आप चक्कर लगाते रहेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो जैसे यहाँ पर अर्थ दिखा दिया गया, अर्थ की रेडियस हो गई यहाँ तक RE, और इसके बाद h हाइट पर कोई भी सैटेलाइट है उसको यहाँ पर प्लेस किया गया, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई R, यानी कि R इज इक्वल टू RE प्लस H रख सकते हैं। सैटेलाइट का मास m है, अर्थ का मास me, और सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है v0। तो हम लोगों ने अभी क्या समझा कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा यही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखेंगे एक लाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force provides necessary centripetal force, यानी कि हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, mv नॉट स्क्वायर बाई r, दैट इज इक्वल टू g m एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 अपान r स्क्वायर ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होएगा, तो m और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, स्मॉल r, तो r स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं एक r कैंसिल हुआ और ये m कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, v नॉट इज इक्वल टू रूट g me डिवाइडेड बाई r।
अब इस फॉर्मूले को देखो, मेन यही फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, लेकिन इसको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं वो नीचे लिखा जा रहा है। तो जो नीचे लिखा जा रहा है उसको रटना नहीं है, उसको बस ऐसे एक बार लिख लेना है कि V नॉट जो है, यहाँ पर एक बात तो ऐसे लिख लो, ये जो V नॉट है वो क्या है, इसमें क्या मास आ रहा है सैटेलाइट का? नहीं आ रहा है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, हम GME डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं रूट GME डिवाइडेड बाई R की बजाय हो सकता है RE प्लस H हमें यूज करना हो, अलग अलग दिया गया हो तो हम RE प्लस H लिख सकते हैं। तो अब ये सब रटने की चीज थोड़ी, तो एक बार बता दिया जाए कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। या हो सकता है स्मॉल g आपको बताओ, ठीक है, RE, तो आप GME को G RE स्क्वायर लिख सकते हैं, GME इज इक्वल टू G RE स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई RE प्लस H। तो ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है किस फॉर्मूले की, या आपको क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है, उसके हिसाब से आप इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा है इसको हम लोग डाल देंगे इक्वेशन 1, तो एक पॉइंट यहीं से और देख लेंगे, नोट करिए इतना, GME की जगह GRE स्क्वायर डाल दिया, ये फॉर्मूला बताया तो गया, तो G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE, तो यहाँ से GME क्या हो जाएगा, GRE। नोट कर लेना, यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसी के नीचे, if satellite is very close to earth surface, if satellite very close to earth surface, very close to earth surface, आगे लिखेंगे ब्रैकेट में, that is H is very very less than RE, then by equation 1, that is H is very very less than RE, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और आगे लिख लेंगे then by equation 1। तब इक्वेशन 1 से आप देखो जरा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, रूट। अब आप देखो यहाँ पर अगर ये H जो है बहुत ही कम है RE से, तो H को फिर हटा दो, तो क्या बचेगा, GME अपान RE, तो यहाँ पर हो जाएगा GME डिवाइडेड बाई RE। और या फिर अगले वाले फॉर्मूले से देखो, अगर आप H हटाएंगे तो यहाँ पर एक RE कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट GR। ये सब आप करना सीख लो, मतलब याद मेन फॉर्मूला रखना है, बाकी जो जरूरत पड़ेगी वो जैसे पड़ेगी वैसे आप उसको यूज करो। अब हर चीज अलग अलग रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी वैल्यू जब सॉल्व की जाती है, क्योंकि स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें पता है और अर्थ की रेडियस भी पता है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है। मतलब अगर अर्थ सरफेस के क्लोज कोई भी सैटेलाइट है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं, क्लोज सैटेलाइट है वहां पर, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास उसकी ऑर्बिटल स्पीड रहेगी। क्लोज का मतलब जैसे वही अप टू 5% H, जैसे आपको एक जगह लिखवा दिया गया था ना, तो मतलब वो उतनी हाइट है अगर लगभग, तो उसे हम क्लोज मान लेते हैं, तो लगभग लगभग वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा गया, इफ टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट दे मस्ट हैव द सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो देख ही रहे ना, चाहे ये वाला देखो चाहे जनरल फॉर्मूला देखो, अगर सेम ऑर्बिट में है तो इसका मतलब आर की वैल्यू सेम, और चाहे कोई भी सैटेलाइट है उसके अर्थ के मास पर थोड़े कोई इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ का मास जो है वो रहेगा, जी जो है वो रहेगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर अगर हमने ये ऑर्बिट ले ली तो इस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट होगी उसकी वेलोसिटी फिक्स हो गई, कि उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या होगी, वी नॉट, ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो वहां पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होगी, एक पर्टिकुलर आर में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी फिक्स हो गई। तो अगर उसमें अलग अलग मास की भी 2 सैटेलाइट हैं 3 सैटेलाइट हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मास अलग हैं, क्योंकि वो तो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा।
तो इसका मतलब हर एक सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, सेम, वही यहाँ पर पॉइंट लिखवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी देखें फ्रॉम, ये जो है एस्केप वेलोसिटी देखें फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस जो एस्केप वेलोसिटी है उसको हम लोगों ने क्या लिखा था, रूट, क्या लिखा था, 2g/r, ठीक है, लिखा गया था ना एस्केप वेलोसिटी। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है वो क्या आई है, g/r आई, नियर अर्थ सरफेस। मतलब दोनों माने वहीं से जाएंगे, बट ये हमने थोड़ा सा लिख दिया है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर हम नियर अर्थ सरफेस की बात करें या अर्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस की बात करें तो दोनों को सेम ही माना जाएगा। कि जैसे हम ये मान लेंगे कि अर्थ सरफेस से चाहे आप एस्केप कराओ वहां पर, और चाहे आप यहाँ पर जो है नियर अर्थ सरफेस, मतलब कुछ हाइट पर भी चले गए अगर, तो भी कोई ऐसा चेंज नहीं आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी में, एस्केप वेलोसिटी लगभग वही रहेगी। तो नियर अर्थ सरफेस जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या है, रूट g/r। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कोई भी सैटेलाइट अगर वो अर्थ सरफेस के नजदीक है तो उसको हम यही मान लेंगे कि वो अर्थ सरफेस पर ही है, क्योंकि वो ज्यादा डिफरेंस नहीं वहां पर रहेगा, तो हम उसको ये मान लेंगे कि वो अर्थ सरफेस पर है। लेकिन वो रहेगा नहीं, क्योंकि अर्थ सरफेस पर कोई सैटेलाइट यहाँ घूमते देखा है रोड पे सैटेलाइट के, तो रोड पर तो नहीं घूमेगी ना सैटेलाइट, तो कुछ हाइट पर तो रहेगी सैटेलाइट। तो यहाँ पर हमें उसे मान लेना है कि लगभग लगभग वो अर्थ पर ही है दोनों चीजें। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, therefore VE is equal to √2 एंड √g/r, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। और √g/r की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर V0। दैट मीन्स यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि जो एस्केप वेलोसिटी है दिस इज √2 टाइम्स V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें बता क्या रहा है, ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर एक ऑर्बिट में घूम रही तो आप उसकी वेलोसिटी को अगर √2 टाइम्स कर दो, जितनी है उसको √2 टाइम्स कर दो, तो वो एस्केप कर जाएगी, वहां रुकेगी नहीं, एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी हो जाएगी और वो एस्केप कर जाएगी। नोट करेंगे इससे पहले। अब जैसे आपसे यहाँ पर अलग अलग तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि डेल्टा V0 क्या होगा, मतलब आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना चेंज किया। तो डेल्टा V0 का मतलब फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो फाइनल ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने कितनी कर दी, √2 V0, और इनिशियल कितना था V0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √2 -1 इंटू V0, और या फिर √2 का मतलब 1.414, ठीक है, और ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 और इंटू V0, या फिर हम कह सकते हैं 0.414 V0, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज वेलोसिटी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना चेंज करना पड़ा, √2 V0 हमने फाइनल किया ना, एस्केप वेलोसिटी अगर एस्केप कराना है तो √2 V0 हमने किया यहाँ पर वेलोसिटी, तो फाइनल इतना, जबकि इनिशियल कितना था V, तो अंतर चेंज कितना करना पड़ा, √2 -1 V0, √2 का मतलब 1.414 -1 V0, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.414 V0। अगर हम यहीं पर, यहाँ पर जैसे ये जो वैल्यू है 414, ठीक है, तो इसके आगे अगर आप एक प्लेस और लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसलिए मैंने देखा इधर, तो यहाँ पर आप एक प्लेस अगर और लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक 1 ले सकते हैं, ठीक है, और 1 पॉइंट, √2 की वैल्यू 1.4141। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ 0.4 ले लेते हैं, किसी में 0.41 ले लेते हैं, किसी में 0.414 ले लेते हैं, किसी में पूरा लेते हैं 4141, ठीक है। तो वो जैसे है वैसे आप कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया गया। तो ये हो गया यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, मतलब एक तरह से डेल्टा V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू 100, तो क्या जाएगा 0.4141 V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू 100, दैट मीन्स क्या आ गया 41.41%। अभी इसका सेंटेंस जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हमने कर दी √2 टाइम्स V0, तो m और यहाँ लिखेंगे √2
वी नॉट टू द स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, एम वी नॉट स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, 2 अलग कर दिया हमने और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गई इनिशियल, पहले उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट थी और बाद में ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने कितनी कर दी, रूट टू वी नॉट। तो जो पहले की एनर्जी थी वो क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स के इनिशियल हो गया। तो अब ऐसे आपको अभी थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जरा ये रिजल्ट देखो, वेलोसिटी में चेंज कितना किया हमने, 0.4141, ठीक है, या फिर यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना किया गया है, 41.41%, या काइनेटिक एनर्जी को क्या किया गया, डबल। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी में आप इतना या तो चेंज कर दो, या हम कह दें इतना परसेंटेज हमने चेंज कर दिया, या हम कहते हैं उसकी हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें, तो वो सैटेलाइट एस्केप कर जाएगी। वही देखो लिखा है, इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज मेड √2 टाइम्स, अगर उसकी वेलोसिटी को आपने √2 टाइम्स कर दिया, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 41.41% और काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, द सैटेलाइट विल एस्केप। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा सेंटेंस का, नोट करेंगे, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। जैसे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोग जो ऑर्बिट मानते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट ही मानते हैं, और सर्कुलर मोशन में आपको हमने बताया था कि अगर कोई चीज सर्किल में घूम रही उसका टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड का मतलब एक रिवोल्यूशन का टाइम, तो कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, मतलब 2πr/v0, बस वहीं से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, तो जो t हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई 2πr, ठीक है, मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं, अर्थ सरफेस पर भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी, तो हमने स्मॉल r ले लिया, एंड डिवाइडेड बाई v0, ठीक है। v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हम लोगों ने क्या निकाला, gm डिवाइडेड बाई r। तो अगर हम यहाँ पर 2πr फिलहाल अलग रखें और इसको पलट कर लिख दें तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई gm, ठीक है, ये आ जाएगा ना, r ऊपर चला गया gm नीचे। ये जो r है इसको अगर हम अंदर ले जाएं, तो अगर ये r अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा r² इंटू r, मतलब r³। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू वो आएगा 2πr³ डिवाइडेड बाई gm, ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब अगेन यहाँ पर इस फॉर्मूले की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आप लिखो, कैसे, जैसे आप देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2π, जो पहले ये है आया वही लिख देते हैं, r³ डिवाइडेड बाई gm। हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े ऐसे लिखने की, 2π और r की जगह पर हम लिख दें re प्लस h, ठीक है, क्यूब एंड डिवाइडेड बाई gm। या हो सकता है आपको ऐसे लिखने की जरूरत पड़ जाए, 2π re प्लस h क्यूब एंड डिवाइडेड बाई gm, का मतलब gre स्क्वायर, भी पीछे जैसे यूज किया था, gre स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 2π r³ डिवाइडेड बाई gm, रूट के अंदर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकती है, re प्लस h क्यूब एंड डिवाइडेड बाई gm, 2π रूट re प्लस h क्यूब, और gm को हम लिख सकते हैं gre स्क्वायर, ठीक है, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद वो करना है, ये तो सब अपने आप ही लिख लोगे ना, इसमें कुछ है ही नहीं, तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा लिखेंगे ना, उसमें कोई रट थोड़े सकते कि नहीं हमें ये यूज करना, ये यूज करना, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, डेटा पर, उसके ऑप्शंस पर। यहाँ पर हम लोग ये जो है मास लेकर चल रहे हैं अर्थ का ना, ये देखें सिंबल क्या बना, सिंबल हम लोगों ने एम यूज किया है ना, तो यहाँ पर भी एम कर लेते हैं, कुछ चेंज नहीं करना, बस एम को एम कर लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि ये अर्थ के लिए ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, वो तो यहाँ पर हम लोग वो दिखा रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं सिंबल। अदरवाइज हम लोग किसी दूसरे प्लेनेट के लिए अगर कह दिया गया तब भी यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस उस प्लेनेट का मास हो जाएगा, उस प्लेनेट की रेडियस हो जाएगी। यहाँ पर नोट में हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। एक पॉइंट तो हम लोग उस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि t जो है वो प्रोपोर्शनल टू है √r³ के, ठीक है,
जैसे अर्थ सरफेस से अगर या अर्थ को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास और जी दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो फिर जो टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नीचे लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, if satellite is revolving close to the earth surface, then RE plus H is approximately equal to RE। अगर हम बहुत क्लोज सरफेस की क्लोज की बात कर रहे हैं तो RE plus H का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली, उसको हम RE ले सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RE plus H टू दी पावर 3 है तो उसको हम RE लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर T क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट। ठीक है, अब यहाँ पर RE plus H टू दी पावर 3 है तो उसको हम लिखेंगे RE क्यूब, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है GRE स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा GRE स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट RE डिवाइडेड बाई G। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.4 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये जो वैल्यू है 1.4 आर, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ये जैसे ऑप्शन में आपको आर मिनट और सेकंड में भी दिया जा सकता है या सिर्फ मिनट में दिया जा सकता है। तो आपको याद रहे तो आप याद कर सकते हैं, वरना कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 84.6 मिनट, और या फिर ये वैल्यू आ जाएगी 1 आवर 24 मिनट एंड 36 सेकेंड। तो जैसे भी आप वहां पर चाहें तो वैसे अपना लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट याद रखो, ऐसे 0.4 आ रहा है तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि उसे हम मिनट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये लगभग वैल्यूज होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसी के आसपास। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब जैसे एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सैटेलाइट अगर कोई यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है इस लोकेशन पर, तो एक तो वेलोसिटी उसके पास है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अर्थ सरफेस से इतनी डिस्टेंस पर है, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी भी सैटेलाइट के पास दोनों तरह की एनर्जीज होंगी। वही यहाँ पर लिखा गया है, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r हैज पोटेंशियल एनर्जी U एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी K। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -GMEM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, बाकी R को जरूरत पड़ने पर आप RE प्लस H लिख सकते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, हाफ m v नॉट स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हाफ m v नॉट का मतलब रूट GM डिवाइडेड बाई R, GME डिवाइडेड बाई R, इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, GMEM, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2R। जी, ये तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे बस दोनों, तो GMEM एंड डिवाइडेड बाई 2R। आप जरा यहाँ पर देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, एनर्जी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो K इज इक्वल टू मॉड ऑफ U डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये एक रिलेशन आपको बता दी गई कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो काइनेटिक बता सकते हो तुरंत, और काइनेटिक पता है तो पोटेंशियल आप बता सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस U।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या निकाला, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूले यूज करें, जी एम ई एम अपान 2r और ये जी एम ई एम अपान r है। माइनस में है तो माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r। दोनों ऐड करेंगे ये आ जाएगा माइनस में, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2r। एंड यहां से भी हमें दिख रहा है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसी में बस माइनस लगा दो। जैसे अगर उसने कह दिया काइनेटिक एनर्जी, ऐसे इमेजिन करो काइनेटिक एनर्जी मान लिया उसने कह दिया 100 जूल है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस 100 जूल हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर काइनेटिक ये जो है, जो सैटेलाइट है वो एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधी हुई है, किसी भी प्लेनेट के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी से वो वहां पर बंधी हुई है। तो अगर हम उसको एस्केप कराना चाहते हैं तो हमें उसे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसके पास है टोटल माइनस में, तो उतनी हमें प्लस में देनी पड़ेगी जिससे कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। और एनर्जी जीरो होने का मतलब वो कहां पहुंच गई, फाइनाइट पर। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट एंड एस्केप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला आया है यही रहेगा, बस प्लस में रहेगा, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज प्लस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2r। वही फॉर्मूला हमने लिखा है जी एम ई एम अपान 2r, लेकिन माइनस की बजाय क्या हो गया, प्लस में। इतनी एनर्जी आप उसको